नमस्कार विद्यार्थियों। हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अब तक हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन और सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा है। आज हम इसके आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनका आर्थिक जीवन कैसा था। हम इसमें मुख्य रूप से 4 बिंदुओं को शामिल करते हैं: खेती या कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य। विद्यार्थियों, पुरातात्विक स्रोतों और खनन से इस बात का ज्ञान होता है हमें कि सिंधु सभ्यता अन्य समकालीन सभ्यताओं में व्यापार की दृष्टि से सबसे समृद्ध एवं उन्नत सभ्यता थी, जिसका विदेशी व्यापार उनके आंतरिक व्यापार से अधिक विकसित था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता अपनी अन्य समकालीन सभ्यताएं, चाहे मेसोपोटामिया हो या मिस्र हो, इन सभ्यताओं से बहुत अधिक विकसित अवस्था में थी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, और इनका विदेशी व्यापार बहुत ही उन्नत था। देशी व्यापार की बजाय इनका विदेशी व्यापार बहुत अधिक उन्नत था। ये इस सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था में एक खास विशेषता थी कि इनका विदेशी व्यापार बहुत उन्नत था। अब हम बात करते हैं कृषि या खेती की। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से कपास, गेहूं, जौ, सरसों, तिल, चावल, मटर, इनका उत्पादन किया जाता था। मुख्य रूप से जो फसलें थी वो गेहूं, जौ, कपास। यहाँ से हमें ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिले हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर खेती में क्या क्या काम में लिए जाते थे, कौन कौन से साधन काम में लिए जाते थे, किस आधार पर खेती की जाती थी। जैसे हल के प्रयोग का साक्ष्य हमें वहाँ से मिलता है। हल बना हुआ है, खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। और ये साक्ष्य हमें बनावली, हरियाणा में एक जगह है बनावली, वहाँ से मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल मिला है। और इससे हमें पता चलता है कि खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का ही एक भाग कालीबंगा, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, वहाँ से हमें दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। विश्व में दोहरे जुते हुए खेत का प्रमाण एकमात्र कालीबंगा में है। दोहरे जुते हुए खेत का मतलब है कि वो एक साथ 2 फसलें बोते थे, जैसे चना या सरसों। जैसे हम खेत बोते हैं, उस खेत के बीच में कोई दूसरी फसल और चारों तरफ कोई दूसरी फसल, या हम जैसे अभी भी उस क्षेत्र में ये फसल के उदाहरण हमें वहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे गेहूँ और जौ को एक साथ बोते हैं, या सरसों और चना को एक साथ बोते हैं। ये दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण हमें कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा लोथल और सौराष्ट्र से बाजरे की खेती और रोजड़ी से रागी के विषय में साक्ष्य मिले हैं। लोथल और सौराष्ट्र गुजरात में है, वहाँ से हमें बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले हैं। चावल के उत्पादन से भी ये परिचित थे, और चावल के उत्पादन का प्रमाण हमें लोथल व रंगपुर से मिला है। लोथल और रंगपुर दोनों ही पुरास्थल गुजरात में स्थित है, वहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता नदियों के किनारे विकसित थी। जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे विकसित थी, तो इन नदियों के द्वारा, सिंधु नदी के द्वारा, जब सिंधु नदी में अधिक मात्रा में पानी आता था तो ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी लेके आती थी, और इसी जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी के कारण वहाँ पर खेती भी बहुत अच्छी होती थी। लेकिन हमें यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी प्रकार के सिंचाई के साक्ष्य नहीं मिले हैं कि वो सिंचाई किस प्रकार से करते थे। ऐसा कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि भाई उनकी सिंचाई व्यवस्था क्या थी, कि खेती में वो पानी कैसे देते थे। मतलब सिंचाई प्रणाली का अभाव लगता है। ऐसा लगता है कि सिंधुवासी नहर सिंचाई से अनजान थे। खाद के प्रयोग का भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इसके अलावा हमें लोथल गुजरात से ही आटा पीसने के पत्थर की चक्की के पार्ट मिले हैं, कि जिनसे खाद्यान्न जो सामग्री वो पैदा करते थे उसको पीसने के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा नींबू, केला, खजूर, नीम, इनके भी हमें वहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
लेकिन मुख्य रूप से अगर हम इनकी खेती की बात करें तो कपास, गेहूँ, जौ और सरसों। इसके अलावा अगर विशेषताओं की बात करें तो हल्का प्रयोग और दोहरे जुते हुए खेत और सिंचाई प्रणाली का अभाव। अब हम बात करते हैं पशुपालन की। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से बैल, भैंस, कुत्ते, सूअर, भेड़, बकरी, खरगोश आदि पाले जाते थे। अब इनको पालने का उद्देश्य कुछ मांस के लिए, क्योंकि मैंने आपको सामाजिक जीवन में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। तो इन पशुओं को मांस के लिए या भार ढोने हेतु वजन ले जाने के लिए बैलगाड़ी के रूप में, जैसे बकरों को या बैलों को बैलगाड़ी के रूप में, या धार्मिक उद्देश्य से इनको पाला जाता था। ये इनके मुख्य पशु थे। सुरकोटड़ा गुजरात से हमें घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष मिले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सुरकोटड़ा गुजरात में एक जगह है जहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। दूसरी बात, सिंधुवासी, ऐसा कहा जाता है कि सिंधु के लोग हाथी और घोड़े से परिचित तो थे, लेकिन वो उन्हें पालतू बनाने में सफल नहीं हो सके। मतलब उनको पालतू, क्योंकि हमें जो घोड़े के साक्ष्य मिले हैं वो कम मिले हैं और सुरकोटड़ा से ही हमें मिले हैं। इसके अलावा राणा घुंडई एक जगह है बलूचिस्तान में, वहाँ से भी हमें घोड़े के दांत के अवशेष मिले हैं और लोथल और रंगपुर से घोड़े की मणिमूर्तियाँ मिली हैं। लेकिन इनसे हमें ये तो पता चलता है कि उस समय घोड़े का अस्तित्व था, वो घोड़े से परिचित थे। नवीन शोधों में ये पता चला है कि वे घोड़े से परिचित थे, लेकिन वो उसको पालतू बनाने में सक्षम हुए, इस बात का हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता। सिंधुवासियों को गैंडा, भारतीय गैंडा का एकमात्र प्रमाण आमरी से मिला है। आमरी भी हड़प्पा सभ्यता का एक पुरा स्थल है। इसके अलावा बंदर, भालू, खरगोश, इनका भी हमें वहाँ से प्रमाण मिलता है। अगर हम मुख्य की बात की जाए तो वहाँ से हमें बैल, भैंस, कुत्ते, सूअर, भेड़, बकरी, गाय, ये मुख्य इनके पालतू पशु थे। हमें हड़प्पा से एक इक्का गाड़ी भी मिली है। इक्का गाड़ी का मतलब है कि गाड़ी का चित्र इस तरीके से बनाया हुआ है जिसको आगे खींच रहा है, पीछे पहिए लगे हुए हैं, चल रही है। वो इक्का गाड़ी हमें वहाँ से प्राप्त हुई है। अब हम बात करते हैं उद्योग धंधों की, कि हड़प्पा काल में उद्योग धंधे किस प्रकार के थे। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया है कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था बहुत ही उन्नत एवं समृद्ध थी। यहाँ के प्रमुख उद्योग धंधों में कताई, बुनाई, रंगाई, बढ़ईगिरी का काम, खिलौने बनाना, आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मूर्ति निर्माण, ईंट निर्माण, नाव उद्योग, सीप उद्योग, सेल खड़ी की मुहरे, चरट के बटखरे का निर्माण, कृषि उपकरण बनाना, ये सारे के सारे उद्योग धंधे उस समय प्रचलित थे, बहुत अधिक। जैसे मैंने पहले बताया था, चन्हुदड़ों में मनके बनाने का कारखाना था। मनका, जिसे हम गुड़िया भी बोलते हैं, उसका कारखाना था। इसके अलावा रंगाई, बढ़ईगिरी, बुनई, मूर्ति निर्माण, ये बहुत बड़े व्यापक स्तर पर थे ये उद्योग धंधे। इन लोगों को सूत कताई का, वस्त्र बुनाई का, सिलाई का, रंगाई का, कसीदाकारी का, इन सब का ज्ञान था। मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा सभ्यता का ही एक पुरा स्थल है, वहाँ से चांदी के बर्तन में मजीट से लाल रंगे हुए कपड़ों के अवशेष और तांबे के 2 उपकरणों में लिपटा हुआ सूती कपड़ा, सूती धागे, तिपतिया छाप वाले साल ओढ़े पुरोहित की मूर्ति आदि मिले हैं। तिपतिया छाप वाले साल का मतलब है कि हमें वहाँ से एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है जिसे हम पुजारी या पुरोहित कहते हैं। उसने एक शॉल ओढ़ रखा है, अपने कंधों पर एक शॉल ओढ़ रखा है, और उस शॉल से हमें ये बात का पता चलता है कि वो उस समय प्रिंटिंग का काम, मतलब पेंटिंग उस पर की हुई है। उसने जो शॉल ओढ़ रखा है उसको हम बोलते हैं तिपतिया छाप वाला। इसी के अलावा कालीबंगा से मृत भांड के एक टुकड़े पर सूती वस्त्र की छाप, सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा आदि में मिले हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई वहाँ उन समय का जो उद्योग धंधे थे वो कितने व्यापक थे।
सोना, चांदी, तांबा, कांसा कांसा, शीशा, इनका इनको ज्ञान था। धातुओं को गलाने, पीटने व उन पर पानी चढ़ाने के काम से भी ये लोग परिचित थे। इन सब के अलावा वहाँ पर मुख्य रूप से अगर हम उद्योग धंधों की बात करें तो चनूदड़ों में गुड़िया बनाने का कारखाना, इसके अलावा धातु उद्योग के प्रमुख केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल थे। ईंट उद्योग के प्रमुख केंद्र हड़प्पा व मोहनजोदड़ो थे। अब हम बात करते हैं इनके व्यापार वाणिज्य की, जिनका व्यापार वाणिज्य बहुत ही उन्नत था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी, और इन वहाँ से जो हमें पूरा अवशेष मिले हैं उनमें नापतोल की प्रणाली, यातायात के साधन, आंतरिक और विदेशी व्यापार, इन पर बहुत अधिक प्रकाश पड़ता है, क्योंकि यहाँ से हमें जो बाट मिले हैं नापतोल के साधन, उनका अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार है। मतलब तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी। और मोहनजोदड़ो से हमें सीप का एक बना पैमाना और लोथल गुजरात से हाथी दांत का बना पैमाना मिला है। उस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं था। सिक्के प्रचलित नहीं थे, क्योंकि सिक्के जो सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आहत या पंचमार्क सिक्के तब प्रचलित हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के आधार पर किया जाता था। वस्तु विनिमय का मतलब है कि वस्तु के बदले वस्तु। आपने किसी को कोई चीज़ दी, उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु ले ली, क्योंकि पैसा या मुद्रा नहीं था। वस्तु विनिमय ही व्यापार का माध्यम था। नापतोल के लिए सीपी के टुकड़े, घनाकार आकार के बाटों का प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। सीप निर्मित पैमाना मिला है। हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। जलीय व्यापार में जहाज़ों और नावों का प्रयोग किया जाता था। मतलब इन सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार बहुत ही उन्नत था। लोथल से मिट्टी निर्मित खिलौना नाव से अनुमान होता है कि सिंधुवासी आंतरिक और बाह्य व्यापार से नावों का प्रयोग करते थे। मतलब नाव का प्रयोग वहाँ पर होता था। एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कंपटीशन में कई बार आता है कि गोदीबाड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है। लोथल गुजरात में एक जगह है, वहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। गोदीबाड़ा कहें या बंदरगाह या डॉकयार्ड। अब इस बंदरगाह या इस गोदीबाड़ा से हमें पता चलता है कि उनका जो जलीय व्यापार था, नाव का व्यापार था, वो बहुत ही उन्नत था। इसके अलावा पश्चिमी भारत के तटीय स्थल भगतराव, प्रभासपट्टन, लोथल, ये इनके मुख्य स्थान थे। हमें पश्चिमी भारत और मकरान के तटवर्ती क्षेत्रों से भी वहाँ कुछ ऐसी बस्तियों के अवशेष मिलते हैं। मोहनजोदड़ो धात्विक उपकरण, वस्त्र निर्माण, चनूदड़ो और बालाकोट में सीप से बनी वस्तुएं, इनके लिए तो फेमस था ही था। इन सब के अलावा ये अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से कुछ चीज़ों का आयात और निर्यात करते थे। जैसे किसी दूसरे देश को ये चीज़ें भेजते थे। जैसे सैंधव प्रदेश से हाथी दांत की वस्तुएं, खजूर, मोर, आबनूस लकड़ी, मनके आदि का निर्यात किया जाता था इन क्षेत्रों से दूसरे देशों में। मिस्र, मेसोपोटामिया, जो इनकी समकालीन अन्य सभ्यताएं थी। इसके अलावा सफ़ेद संगमरमर की मोहर, रक्तवर्ण का मोती, तोलने हेतु मिट्टी के छल्ले, ये सामग्री आयात की जाती थी, दूसरे देशों से मंगवाई जाती थी। इसके अलावा महाराष्ट्र से अंबुमणि, गुजरात से कॉर्नेलियन मनके, कश्मीर से लाजवर्द मणि, ये तीनों स्पेसिफिक विशेष प्रकार के मनके हैं जिनसे अंदाज़ा लगता है कि समृद्ध परिवार इनको पहनता होगा माला बना के। तो अंबुमणि महाराष्ट्र से, कॉर्नेलियन मनके गुजरात से और लाजवर्द मणि कश्मीर से आयातित की जाती थी, मंगाई जाती थी। सिंध से चकमक के फलक मंगाते थे। मध्य एशिया से फिरोजा और हरितासम, ये कीमती पत्थर। मैसूर कर्नाटक में है, वहाँ से सोना मंगाया जाता था। बलूचिस्तान और राजस्थान से तांबा मंगाया जाता था। अजमेर से शीशा मंगाया जाता था। और अफ़गानिस्तान और ईरान से
चांदी मंगाई जाती थी। मतलब ये वस्तुएं ये मुख्य रूप से वहाँ से आयात करते थे। महाराष्ट्र, गुजरात, कश्मीर, सिंध, अजमेर, यहाँ से इन चीज़ों को आयात किया जाता था। इनका देसी व्यापार की बजाय विदेशी व्यापार बहुत ही उन्नत था। मेसोपोटामिया इनकी समकालीन सभ्यता है। मेसोपोटामिया के सुमेरिया के शासक सारगोन के काल की मिट्टी की पट्टी पर अंकित एक अभिलेख से पता चलता है कि मेसोपोटामिया और अन्य नगरों के व्यापारी दिलमुन, मगन और मेलुआ से विभिन्न व्यापारिक वस्तुओं का आयात करते थे। अब इस दिलमुन की पहचान आधुनिक इतिहासकारों द्वारा बहरीन, मगन आधुनिक ईरान का ओमान तट और मेलुआ सिंधु क्षेत्र को कहा जाता है। मेलुआ जो उन्होंने शब्द काम में लिया है वो मेलुआ सिंधु सभ्यता के लिए, सिंधु क्षेत्र के लिए काम में लिया गया है कि इनके साथ इनका व्यापार होता था मेलुआ, और मेलुआ शब्द काम में लिया गया है सिंधु क्षेत्र के लिए। अभिलेखों में दिलमुन को सूर्योदय का क्षेत्र, साफ सुथरे नगरों वाला स्थान, हाथियों का देश आदि कहा गया है। मेसोपोटामिया में कई नगर हैं जहाँ से हड़प्पाई मोहरें मिली हैं। हड़प्पा में जो मोहरें बनाई जाती थी वो मेसोपोटामिया के कई क्षेत्रों से मिली हैं। निपुर, किस, उर, हम्मा, लगस, तेल असमर, ये ऐसे कई स्थान हैं। मोहनजोदड़ो से भी हमें मेसोपोटामिया की 2 बेलनाकार मोहरें मिली हैं, बेलन के आकार की, गोल, ये खास विशेषता है। और कालीबंगा से भी हमें मेसोपोटामिया की एक बेलनाकार मोहर मिली है। अब मोहनजोदड़ो, कालीबंगा दोनों से मेसोपोटामिया की मोहर मिलना इस बात का संकेत है कि इनका मेसोपोटामिया के साथ बहुत ही अच्छा व्यापारिक संबंध था। इसके अलावा हड़प्पाई नगर जहाँ से फारस की खाड़ी में प्रचलित मोहरें मिली हैं, लोथल फारस की मोहर मिली है और बहरीन की एक मुद्रा मिली है। इस प्रकार इन सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन बहुत ही समृद्ध और बहुत ही उन्नत था। इनका विदेशी व्यापार बहुत अधिक उन्नत था। ये अलग अलग देशों के साथ अपना व्यापार करते थे। मिस्र, अफ़गानिस्तान, मध्य एशिया, बहरीन, ईरान, क्रीट, ईरान, मेसोपोटामिया, इनके साथ इनका बहुत अधिक व्यापार होता था। मध्य एशिया में कैस्पियन सागर के तट पर स्थित अनाऊ, अलिंतनडेपे, वहाँ से भी हमें सैंधव सभ्यता के बर्तन, मनके, ताम्रपत्र ये मिले हैं। यूनान और बेबीलोनिया के लोग रुई को सिंधु या सिंधम नाम से पुकारते हैं और इससे भी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ उनके संबंध का पता चलता है, क्योंकि वो रुई को सिंधु कहते हैं या सिंधम कहते हैं। अब ये रुई कपास कहाँ पैदा होती है? सिंधु क्षेत्र में। क्रीट के